जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्त, ये वीडियो आपके लिए, अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा या बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस जीके जीएस के पार्ट में आप बने रहिए, शुरू से अंत तक बनिए। और आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपका एक मार्क्स पता चल सके। मैं भी आपको अपना मार्क्स बताऊंगा जो आखिर में आपको कितना आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इसमें से किसके द्वारा, कौन सा ऐसा पद है जिसको राष्ट्रपति नियुक्ति करता है? तो आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्त, लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाने के लिए वहां लोकसभा में जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनको उसके द्वारा विशेष बहुमत पारित करके जो है उसको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका ऐसा लिखा गया है, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों को विशेष बहुमत से पारित करके जो है इसको हटाया जा सकता है। आगे है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक संकेतक नहीं है। आपको नहीं पूछा है दोस्त, ये नहीं कि आप देखिएगा एग्जाम में कभी कभी नहीं पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एक दो प्रश्न ऐसा मिलता है एग्जाम में, तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, स्वच्छता है निर्धनता सूचकांक के लिए, इसके बाद बाल मृत्यु दर भी है, इसके बाद पेयजल भी है, लेकिन आय का उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 4 में, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो दोस्त, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 में है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ये आपका H2O है, यानी कि जल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में है, ऋग्वेद के 90वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग मंडल के 90वें मंडल का संबंध आपसे पूछे तो सोम देवता से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंद्र अग्नि दिया गया है और ऑप्शन नंबर में सी में इंद्र दिया गया है। ऋग्वेद में कुल अग्नि के लिए जो है कितना ऋचाओं की वर्णन किया गया है और इंद्र के लिए कितना किया गया है? तो आप याद रखने का प्रयास करिएगा। जो अग्नि के लिए कितना है तो 200 है, वही इंद्र की अगर बात करें तो 250 है। तो इस प्रकार से आप याद रखने का प्रयास करिएगा, अग्नि 200 और इंद्र कितना 250। आगे है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? तो नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक आपका जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद 8 नंबर है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में याद कर लीजिएगा, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार कुल यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन या कुल आंतरिक परावर्तन वही होता है। इस प्रकार से आपका आंसर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, किसमें करते हैं? तो रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 10 में, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? सोना से 2-3 प्रश्न बनते हैं, आखिर में मैं आपको पूरा क्लियर ही कर दूं। पूछा है इसमें आपको क्वेश्चन में, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, तो याद रखिएगा सबसे पहले आया कौन था? हिंद यूनानी, इसके बाद हिंद यूनानी के बाद शक, पहलव, इसके बाद कुषाण। सबसे पहले कौन आया था? हिंद यूनानी आया था। दूसरे नंबर पे शक आया था भारत में। उसके बाद कौन आया था? पहलव आया था। 3 नंबर पर याद रखिएगा, पहलव आया था। कौन? तो ये 3 नंबर पे पहलव था। और 4 नंबर में आपका कौन था? तो दोस्त कुषाण था। ये आपको विदेशी जो भारत में आया था उसका क्रम हो गया। सबसे पहले हिंद यूनानी आया था, इसके बाद शक आया था, उसके बाद पहलव आया था, इसके बाद कुषाण आया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन सोने के बारे में पूछा है, तो मैं इसको भी क्लियर कर दूं। अभी जस्ट बोले कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया, जो कि आपका क्वेश्चन भी था, तो आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, सोने के सर्वाधिक सिक्का किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो याद रखिएगा गुप्त काल हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सोना किसने जारी किया था सोना? तो आपका कुषाण आंसर हो जाएगा। तो इससे आपका 3 प्रश्न बना, कौन कौन सा? तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी हिंद यूनानी ने किया। इसके बाद सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो गुप्त शासक ने किया। और वही आपसे पूछे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो कुषाणों ने किया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आपको सूची 1 से सूची 2 में आपको क्या करना है? तो मिलान करना है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और दोस्त, ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बीपीएससी टीचर की या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो समझिए ये चैप्टर, हालांकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए,
स्थल 1 और स्थल 2 में आपको मिलान करना है। लोथल की बात करें तो लोथल की खोजकर्ता ये आपका स्थल का नाम दिया गया है और इधर आपका क्या तो खोजकर्ता का नाम दिया गया है। तो लोथल की बात करें तो लोथल के खोजकर्ता कौन हुए थे तो रंगनाथ राव, याद करिएगा कौन तो रंगनाथ राव हुए थे। वही आपसे अगर पूछ दे बनवाली के खोजकर्ता कौन हुए थे, रविंद्र सिंह बिष्ट हुए थे। इसके बाद मोहनजोदारो के कौन थे तो रखालदास बनर्जी थे। और आपसे रोपर के पूछ दे तो आपका यगदत्त शर्मा हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करिएगा तो इसको मिलाने का प्रयास करिएगा, यानी 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखने का प्रयास करेंगे, 1 का 1, 2 का 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में डी में ही ऐसा दिया गया है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इसका हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये जो जगह है किस स्टेट में पड़ता है, लोकेशन इसका क्या है। आखिर में ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है, लोथल किस राज्य में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। वही आपका बनवाली पूछ दे तो बनवाली कहाँ है, बनावली की बात करें तो ये आपका बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है, याद रखिएगा। और इसके बाद मोहनजोदारो की बात करते हैं तो मोहनजोदारो कहाँ है तो पाकिस्तान में है। और इसके बाद अगर हम रोपर की बात करते हैं तो रोपर कहाँ है तो पंजाब में है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है 12 निम्नलिखित में से किसे आजाद शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है, तो आप याद करिएगा जो कि बिहार के ही है। और बिहार के आप समझ चुके होंगे, बिहार जैसे ही बोले होंगे जो कि बिहार के प्रथम राष्ट्रपति, सॉरी बिहार बोलते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अज्ञात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था, तो ये आपका मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं 14 का क्या है, तो 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो कौन सा ऐसा न्यायाधीश था जो कि आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो ये 14 का प्रश्न हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 15 में लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा 1 वर्ष का होता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 22 मेंबर होते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्यों में लोकसभा कितना होता है और राज्यसभा का कितना सदस्य होता है, तो याद रखिएगा लोकसभा का 15 होता है और राज्यसभा का 7 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक प्रश्न को कई प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं और इससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। चलिए आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं। पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य का आरोही क्रम में आपको क्या करना है तो सजाना है। तो सबसे पहले आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानते होंगे। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं तो आरोही क्रम कहते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं तो आपको देखिए एक घटते क्रम होता है दोस्त, एक बढ़ते क्रम होता है। सीधा हिंदी में सिंपल वे में समझ लीजिए। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 यानी कि छोटा से बड़ा की ओर लिखना, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो बड़ा से, यानी कि अब जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है तो बड़ा से छोटा की ओर लिखना, यानी कि घटते क्रम होता है। तो इस प्रकार से आरोही क्रम आपको कह रहा है। तो सबसे पहले आप देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सबसे क्या हो जाएगा कम सूक्ष्म किरणें, इसके बाद पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, इसके बाद गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 17 में बिहार के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो बिहार के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। आगे है अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त आपसे पूछ रहा है तो किस क्षेत्र में लगाया गया था, तो याद करिएगा अस्थायी बंदोबस्त बंगाल के क्षेत्र में लगाया गया था, उड़ीसा के क्षेत्र में लगाया गया था और असम सीमा के क्षेत्र में लगाया गया था, लेकिन आपका सिंध के क्षेत्र में नहीं लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम आगे देखते हैं, आगे है 19 है अगस्त घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। दोस्त अगस्त घोषणा की बात करते हैं, लॉर्ड मेंटेगेस्यू के द्वारा जो है अगस्त घोषणा की शुरुआत होती है। वही आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था। याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल था।
इसके बाद एक प्रश्न और दोस्त बनता है अगस्त से, अगस्त क्रांति। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है किस रूप में जानते हैं, तो अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इससे आपका अभी 3 प्रश्न बन गया, तो आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। अगस्त घोषणा की बात करें तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा लाया गया था। वही अगर आपसे पूछे अगस्त क्रांति की बात करें तो भारत छोड़ो क्रांति का जो अन्य नाम क्या है, अगस्त क्रांति के नाम से हम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा होगा, लेकिन एक प्रश्न को कई सारे प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं तो आपके एग्जाम आपको सीखने को भी ज्यादा मिलते हैं। इसके लिए आपको जो है सो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है आपको। मिलान देखिएगा कितना 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले मैग्नीशियम में, तो ये आपका क्या है, तो इधर एक आपका ये इसका जो एस्क दिया गया है और इधर एक क्या है, तो आपका जो है सो धातु का नाम दिया गया है जो कि मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का टेल्क क्या हो जाएगा, टेल्क हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा। फिर आपसे जो है सो 2 में क्या है, तो पोटेशियम है। देखिए नाइटर को जो है क्या कहते हैं, पोटेशियम हो जाएगा। नाइटर किसका एस्क है, पोटेशियम का एस्क है। इसके बाद आगे है कैल्शियम, तो कैल्शियम किसका हो जाएगा, तो फास्फेराइट हो जाएगा। और मैग्नीज की बात करें तो पायरोलुसाइट हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाने का प्रयास करेंगे तो 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा एवं 4 का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर 1 हो जाएगा। आगे है 21 में, द वे आउट पंपलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। द वे आउट पंपलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये आपका श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा, ग्रीन पंपलेट। देखिएगा दोस्त जैसे ही ग्रीन लगेगा तो महात्मा गांधी लगाइएगा, लेकिन द वे आउट पंपलेट है तो श्री राजगोपालाचारी लगाने का प्रयास करिएगा। आगे है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था। याद रखिएगा सबसे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो 1775 से लेकर के 1782 तक चला था। और 1782 में ही एक संधि हुई थी जिसका नाम था सालाबाई की संधि, जिसमें एक तो मराठा के साथ हुआ था और अंग्रेज के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो नादिर शाह का आक्रमण की बात करते हैं तो ये मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। इसके बाद आगे देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो 24 का इस प्रकार से राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो लाहौर सत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। कब, तो 1930 में हुआ था, याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है, जी का मान सबसे कम व न्यून कहाँ होता है। देखिए दोस्त जी का मान सबसे कम और न्यून यानी कि सबसे कम कहाँ होता है, शून्य कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ये पृथ्वी के याद रखिएगा केंद्र पे क्या होता है, तो ध्रुव जी का मान जो है सबसे कम होता है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है। इसके बाद अगला देखते हैं, द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्त द्रव्यमान अगर हम दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा पर, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। अगर एक हम रख लेते हैं, चलिए 1/2 m का वैल्यू अगर एक रख लेते हैं तो एक पल m हो जाएगा और v² हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या हुआ, तो सीधा m v² बाय क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन उसी जगह अगर हम रख लेते हैं m का वैल्यू अगर मान के चलिए यानी मास से अगर हम दुगुना रख लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू m का वैल्यू 2 और इसके बाद v² हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, v² डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या आया, तो v²/2 आया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो इसका क्या हो जाएगा 26 का, तो 26 में दुगुना यानी कि जितना मास को बढ़ाएंगे उतना गुना होते जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आगे है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जानते हैं, तो याद रखिएगा जीनोन को। किसको, स्ट्रेंजर गैस कौन सा है, तो जीनोन को बोलते हैं। आगे है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वायुमंडल में कौन सा क्रिया गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्गन हो जाएगा। 0.93% आर्गन की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा मात्रा में अक्रिय गैस आर्गन वायुमंडल में रहते हैं। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो याद रखिएगा, देखिए दोस्त ये भी आपातकाल से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं, क्या हो जाएगा,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की राज्यों की रक्षा करे? तो आपका 355 अनुच्छेद के अंतर्गत। लेकिन आपात की चर्चा अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आपात की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात किस में है? तो याद करिएगा, आपसे अगर राष्ट्रीय आपात पूछ दिए तो 352 हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में लगाया जाता है 356 के दरमियान लगाया जाता है अनुच्छेद। और वही वित्तीय आपात की बात करें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद करने का प्रयास करिए। 29 है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर जो है अगर हम बात करें तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटा होगा तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा। आगे है, इसके बाद देखते हैं ये कहाँ थे हम, सॉरी एक सेकेंड दोस्त। चलिए 30 हो जाएगा। भारत में किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? अटाला मस्जिद आपसे पूछा है जो किस शहर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर में है। आगे है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के काल में संपन्न हुआ था। और हालांकि मैं बता दूं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब तक हुआ है? तो 1849 से लेकर के 1853-54 के अकॉर्डिंग ये युद्ध चला है। तो याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो किसके साथ ज्ञान हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल के दौरान। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये आप याद रखिएगा 1848 से 1856 तक था। 1848 से 56 तक था। आगे महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा चालू किया गया था? तो याद रखिएगा मौसे महालवाड़ी है और मौसे मैकेंजी है। तो याद करने का थोड़ा सा आसान तरीका है। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था दोस्तों था क्या? तो अंग्रेजों द्वारा, जैसे कि अंग्रेज मान के चलिए किसान लोग खेती करते थे और उसको कुछ ना कुछ टैक्स अंग्रेज लिया करता था। उसको प्रमुख किसको बनाया गया था? इसमें गांव के मुखिया को बनाया गया था। इसमें किसको बनाया गया था? महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया को बनाया गया था कि मुखिया ही जो भी किसान से जो है टैक्स लेकर के अंग्रेज को देना पड़ता था उसमें। ये था महालवाड़ी व्यवस्था। और कितने प्रतिशत क्षेत्र पे लगाया गया था? तो याद करिएगा महालवाड़ी 30% क्षेत्र पे लगाया गया था। इसके बाद आपका था एक रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक था आपका कौन सा? तो एक रैयतवाड़ी व्यवस्था था और एक इसमें से एक था इजारेदारी प्रथा या उसी को जमींदारी प्रथा के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा शुरुआत किया गया था। वही अगर आप बात करें इस्तेमारी व्यवस्था या जमींदारी बंदोबस्त की तो कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और इस्तेमारी प्रथा जो है कितना प्रतिशत भूभाग पे लगाया गया था? तो 19% भूभाग पे। और वही आपसे रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था टोटल कितना प्रतिशत भूभाग पे लगाया गया था? तो 51% भूभाग पे लगाया गया था। तो आप इन तीनों प्रश्न को याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है 33 राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। यानी राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता किसके पास है, यानी कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर विधानसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। राज्य की बात किया है। आगे है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की आपको शक्ति प्रदान किया गया है? तो इसमें किसमें किया गया था? तो 93वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपको 2005 में हुआ था। इसी के तहत क्या गया है? तो आपको राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 93 संविधान संशोधन 2005। 35 है विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ये जो है 1/12 सदस्य। कुल कितना? 1/12 सदस्य। वही आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है जो अस्थायी जगह से कितना लिया जाता है? तो याद रखिएगा 1/3 लिया जाता है। लेकिन विश्वविद्यालय से कितना लिया जाता है? स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं कितना? तो आपका 1/12 वही बात है। 36 है मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो मंदिर निर्माण कला की जन्म आपसे सिर्फ पूछा है तो गुप्त काल में हुआ है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ दिया चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा।
आगे देखिएगा 37 है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किन वर्ग का अस्तित्व नहीं था। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में बार बार ऐसा पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, इसमें जो है ब्राह्मण नहीं था, याद रखिएगा ब्राह्मण नहीं था। सभासद था, अहीर था, सैनिक भी था, लेकिन ब्राह्मण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, ये क्या होता है, श्रमिक की सीमांत आवश्यकता उत्पादकता शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो महाकालेश्वर नदी की बात करें तो क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। महाकालेश्वर मंदिर है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, यानी घूमने फिरने वाला जनजाति कौन सी नहीं है, तो पिग्मी जनजाति जो है घूमने फिरने वाला नहीं है, बाकी का घूमने फिरने वाला जनजाति है। तो जनजाति के बारे में भी आप लोग अच्छा से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिएगा। आगे है 41 है दोस्त। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि एक चैनल को लाइक थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। चलिए आपके ऊपर ये डिपेंड है, आप स्वतंत्र है दोस्त। 41 है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है। तो सबसे बड़ा समूह की बात करें तो कौन सा है, भील है। हालांकि बहुत सारे लोग गोंड मारते हैं दोस्तों, गोंड गलत राइट आंसर है। आपसे सबसे बड़ा जनजाति की बात करें तो भील सबसे बड़ी जनजाति है। 42 है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, किस कारण से होती है, ये आपको आंसर देना है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। 43 है, इनमें से कौन सी नदी भूमि बाधित नदी है। तो भूमि बाधित नदी की बात करें तो कौन सी नदी है, जो कि लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, इनमें से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो याद रखिएगा इसको जो है सो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को छानने का प्रयास करेंगे। मृदा अपरदन तो है। इसके बाद है शहरीकरण, दोस्त शहरीकरण नहीं है। जैव विविधता के ह्रास में प्रॉब्लम होगा तो निर्वनीकरण हो ही जाएगा। हिमालय के जल स्रोत का सूखना ये भी हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण। आगे है कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत आपसे पूछा है, ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल से शुरुआत हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सुमेलित करना है। 46 में देखिएगा धोबन सोडा, इसके बाद खाने वाला सोडा है, विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दोस्त सबसे पहले इसमें जो आप जानते हैं उन्हीं को टिक लगाइए, बाकी बात आपको 1 से 2 बच जाता है तो आप लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले, हालांकि इसमें तो सब जानने वाला ही है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए दोस्त धोबन सोडा कह रहा है ना, तो एक धोबन सोडा क्या है, तो सर्फ आता है एक्सल 10 रुपया में। याद रखिएगा 10H2O जिसमें लगेगा वो धोबन सोडा का फॉर्मूला होगा। तो याद रखिए Na2CO3। हालांकि इतना तक सबको याद आता है Na2CO3, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं जो 10H2O होगा या इतना ही होगा। तो याद रखिए आज से जो धोबन सोडा 10 रुपया में सर्फ आता है तो Na2CO3 × 10 लग गया तो 10H2O हो जाएगा। खाने वाला सोडा की बात कर रहा है, इसके बाद विरंजक चूर्ण की बात कर रहा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है। तो जानिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फिर आपसे क्या कहा है, तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl का होल ट्वाइस, यानी कि बाद में Cl बाद में लिख दिया है तो उसी का मतलब होल ट्वाइस भी हो जाएगा उस प्रकार से। और खाने वाला सोडा का होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नहीं मतलब इसका डी हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो ऑप्शन 1 में ही सही है, दिया गया है 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 47 है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। दोस्त प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, वही सबसे कम आपसे पूछ दिए तो लाल का सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है तो बैगनी का होता है। चलिए हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था। ये हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने, हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न और है 50 है और लास्ट प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसका है, तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको कितना मार्क्स आया है ये भी बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स 35 प्लस आ रहा है तो समझिए आपकी तैयारी कहीं न कहीं अच्छी है,
और थोड़ा सा तैयारी करने की और ज़रूरत है। आप तैयारी करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा, टीचर्स बन जाइएगा। और बिहार दरोगा के लिए जो लोग कर रहे हैं वो कोशिश करिएगा जो 40+ मार्क्स लाएं, ताकि आपको बिहार दरोगा के मेरिट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार के प्रश्न में 40+ आप बिहार दरोगा के लिए कर रहे हैं तो आना चाहिए। और अगर आप बीपीएससी शिक्षक के लिए कर रहे हैं तो 35 याद रखिएगा, 30 से 35 से ज़्यादा ही सही होना चाहिए, 30 से एबव समझ लीजिए आपको प्रश्न सही होना चाहिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए जो आखिर में आपका कितना मार्क्स आया और मेरा माइंड क्या कहता है जो आपको इतना मार्क्स आना चाहिए। चलिए, अच्छा लगा होगा सीरीज तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।